जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। यह एमपीपीएससी पर आधारित एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है जिसमें हम दैनिक भास्कर, पत्रिका एवं अन्य समसामयिक घटना चक्र के मुद्दों को एमपीपीएससी मेंस के पेपर के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य है नंबरों में बढ़ोतरी की जा सके और जो है एक बेहतर पोस्ट को प्राप्त किया जा सके। तो इसका आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो दो मुद्दे हमारे सामने आए हैं जिन्हें हम पेपर में डिस्कस करेंगे। पहला आता है जूही चावला को लेकर। अभिनेत्री जूही चावला द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और ये बताने की ये याचिका लगाई गई है कि 5G कंपनियां इस बात को सुनिश्चित करें कि इससे किसी भी प्रकार के जीव जंतु, पर्यावरण, मानव को नुकसान नहीं है। 5G टेस्टिंग को लेकर उठाया गया सवाल है जो मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षी के लिए है। तो इसका हम पहला तो देख सकते हैं, अलग अलग पेपरों में इसे अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जूही चावला द्वारा किया गया ये प्रयास अन्य कहीं अभिनेता एवं पॉलिटिशियन एवं बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी प्रेरित करता है कि वे समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। इस प्रकृति, नागरिक समाज, देश, राष्ट्र, इसके अलावा हर एक जीव के प्रति उन्होंने ये महत्वपूर्ण काम किया है जो न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक सराहनीय कार्य है। तो किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम इसको लिखेंगे जिसको अच्छा बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, इसमें उनका क्या आ सकता है, आपका व्यावसायिक नैतिकता, अर्थात किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा किसी भी प्रकार की बात को जब उठाया जाता है तो जनता उससे प्रभावित होती है, उससे नॉलेज लेती है और उस आंदोलन में या फिर उस मैटर में कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई विमल का ऐड करता है या कोई शराब का ऐड करता है तो भी उससे जनता प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं गलत कार्यों की ओर अग्रसर होती है। इसलिए न्यायालय का एवं अन्य सरकारी एजेंसियों का ये कर्तव्य रहता है या फिर ये कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रहती है कि वो इन व्यक्तियों को, सेलिब्रिटियों को कुछ ऐसे कार्यों की ओर प्रोत्साहन करे जो समाज के हित में हो। तो ये जूही चावला द्वारा स्वयं प्रेरणा से लिया गया काम सराहना है। तो इसका एथिक्स में जरूर आप यूज करें। एथिक्स में जो हम किसी को देख के मनोवृत्ति परिवर्तन के साधन के रूप में किसी को देख के प्रेरित होना या प्रेरणा प्राप्त करना, तो इनके द्वारा ये जो पर्यावरण से संबंधित या मानव स्वास्थ्य से संबंधित काम किया गया है इसके प्रति लोग प्रेरित होंगे। और वही दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति किसी शराब का या किसी तंबाकू का ऐड करता है तो उससे भी लोग प्रेरित होंगे, लेकिन गलत रूप से। तो ये एथिक्स में लगेगा। दूसरी बात, एथिक्स में बात आती है व्यावसायिक नैतिकता। तो कंपनियों को ये सुनिश्चित करने की बाध्यता है, प्रतिबद्धता है, उन्हें किसी भी हालत में इस मैटर को सोल्व करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रूप में समझाना चाहिए कि नहीं, ये किसी प्रकार के ना कोरोना से संबंधित है न किसी भी जीव जंतु एवं पशु पक्षियों के संबंधित है, ये मात्र एक तकनीक है। ठीक, चौथा आपका निबंध बात करता है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इस संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि हाल ही में 5G का भारत में बड़े जोरों शोरों से टेस्टिंग की गई, लेकिन इसी संबंध में लोगों के मन में भ्रांति पैदा हुई कि 5G टेस्टिंग के क्षेत्रों में कोरोना अधिक है एवं ये जीव जंतु, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सवाल आज विज्ञान के युग में पुनः खड़ा हो जाता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। लेकिन इन सभी भ्रांतियों को मुक्त करते हुए भारत की टेलीकॉम एजेंसियां एवं भारत की नियामक संस्थाएं इस ओर आगे आती हैं और इस संदर्भ में अपनी जानकारी देती हैं कि ये किसी प्रकार के खतरे का कोई कारण नहीं है। ठीक, इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि हाल ही में अभिनेत्री जूही चावला द्वारा कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई और इस संदर्भ को और अधिक विच्छेद या फिर और अधिक समझाने की बात की गई। तो इसको आप जोड़ें कहीं ना कहीं। 5G हमारे पेपर में भी काम का है, पेपर आपका 3। तो पेपर 3 में यूनिट 4 जो हमारी कहती है वो स्पेशल कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल से संबंधित है और पुराने पेपरों में भी 3G 4G आया हुआ है। एक्चुअल में G माने जनरेशन है और 1 2 3 4 5 ये पीढ़ियां हैं। जब सबसे पहले का दौर था तो मोबाइल सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए यूज होते थे। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है तो मैसेज भी हम उसमें भेज सकते हैं। तीसरा जब आता है तो हम मैसेज के साथ में बात और मैसेज और इंटरनेट का भी उसमें उपयोग होने लगा। चौथी पीढ़ी में इसी में और सुविधा आती है और हम वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आज हम कर रहे हैं, वो 5वीं पीढ़ी जो हम कहीं ना कहीं 2020 में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद भी हम थोड़ा सा लेट हैं। इसमें जो है ये मतलब मोबाइल की दुनिया में क्रांति के रूप में देखी जा रही है और अन्य देशों में इसका प्रयोग एवं प्रचार भी चालू हो चुका है। हम एक क्वेश्चन सोच सकते हैं अनुमान से या फिर एक भविष्य के लिए क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी या फिर 5G क्या है और भारत में इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। एमपीपीएससी बिल्कुल सिंपल सादा क्वेश्चन देती है, तो एक अनुमान के रूप में देखेंगे 5G का उपयोग किस क्षेत्र में देख सकते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, चिकित्सा, प्रशासन, सैन्य, ये महत्वपूर्ण आप पहले कॉन्सेप्ट को उठा लें। अब हम चिकित्सा की अगर बात करें तो बेहतर तकनीक 5G का प्रयोग से इंटरनेट की स्पीड बहुत ही तीव्र होगी जिससे हम विदेशी डॉक्टरों की सलाह ले पाएंगे। इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से हम शीघ्र ऑपरेशन कर पाएंगे।
मतलब वो वहां से देख के उनसे पूछेंगे और ऑपरेशन करेंगे, समझ रहे हैं। इसके अलावा हम सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो जैसे कार ड्राइविंग वगैरह में कार एक्सीडेंट की दिक्कत कम आएगी। चोरी वगैरह होती है तो घर में गेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, कूलर, एसी, ये सारी चीजों को आप जो है वो बिजली की खपत कम से कम होगी, इसमें इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। सैन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सेना में फेस रिकॉग्नाइजेशन, पुलिस प्रशासन में ये चीजें ज्यादा से ज्यादा विकसित होंगी। लाइसेंस का किसका जो है वो समय से पहले खत्म हो रहा है। आपका सिग्नल अगर किसी ने तोड़ा है तो उसकी गाड़ी को डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो ये इन्फॉर्मेशनों का जो भंडार है उसको जो है वो सुनियोजित प्रयोग के लिए आगे बढ़ाएगा। तो चिकित्सा प्रशासन, स्वास्थ्य के अलावा हम इसका और प्रयोग जो है वो आर्थिक क्षेत्र में कर सकते हैं। विभिन्न उद्योगों में हाई डेफिनेशन, हाई लेवल की मशीनें उपयोग होंगी जो अति शीघ्र तरीके से निर्माण कर पाएंगी। मानव का कम से कम जोखिम होगा और निर्माण में तीव्रता आएगी, विशेष करके आईटी क्षेत्र में। तो इसको आप देखें, समझें और जो है ये कहीं ना कहीं काम का है। दूसरा निकल कर आता है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो हमारा जो पेपर 2 है, पेपर 2 की सेकंड पार्ट जो है वो 5th यूनिट भी स्वास्थ्य को बताती है और 4th यूनिट में भी थोड़ा सा हम स्वास्थ्य लगा सकते हैं। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में क्वेश्चन अधिकतर जो आए हैं वो ये कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य की पिछड़ी स्थिति को समझाइए, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर न जाने के कारण समझाइए, या फिर स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। तो इसे दोनों रूप में देखा जा सकता है कि एक तो इंटरव्यू के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान कोरोना काल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करें जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो, या फिर आप इसको प्री या मेंस के लिए कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं कि अगर भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कभी आपसे पूछी जाती है या फिर आपसे कभी सुझाव पूछे जाते हैं तो आप क्या क्या बता सकते हैं। तो इसमें जो अखबार की खबर है इसमें ये बताया गया है कि निजी क्षेत्र और अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें तो टोटल 90% स्वास्थ्य सुविधाएं निजी क्षेत्र की ओर झुकी हुई हैं। 90% वेंटिलेटर, 90% बेड, 90% अच्छे डॉक्टर, ये सारे कहाँ पे हैं? निजी क्षेत्र के पास। और 10% व्यवस्था जो है वो सरकारी क्षेत्र के पास है। और इलाज की अगर हम बात करें तो 90% लोग कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आश्रित हैं, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पतालों के ऊपर आश्रित हैं, और 10% जो है वो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र में। तो एक तो असमानता का स्तर दर्शाता है कि जिसके पास संसाधन ज्यादा हैं उनके पास लोग कम जाते हैं क्योंकि देश में गरीबी है, और जहां संसाधन अल्प हैं वहां पे चिकित्सा का दबाव है। तो आप इस बात को मोटा मोटा समझ चुके हैं। अगला बात निकल के आती है, सुझाव दिया जाता है इसमें कि हम इसे क्या प्रयास करें जिससे भारत में स्वास्थ्य का ढांचा सुधरे। तो अखबार में जो है संपादक वो कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, क्या सभी निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो हम वर्तमान दौर में देख सकते हैं कि जहां सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण और निजीकरण या विनिवेश का मॉडल अपना चुकी है और निजीकरण को आगे प्रोत्साहित कर रही है, तो राष्ट्रीयकरण करना तो ये असंभव प्रतीत होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। तो इन्होंने पहला उपाय जो बताया है वो ये है इनका कि आयुष पद्धति को बढ़ाया जाए। भारत में जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश ज्यादा है और वो एलोपैथिक और आयुष में अगर हम बात करें तो अभी भी भारत में आयुष की ओर कहीं ना कहीं झुकाव किया जा सकता है, और एक जनसंख्या का बहुत बड़ा जो दबाव है उसे हम आयुष के ऊपर छोड़ सकते हैं और वह इससे कम लागत में अच्छी तरीके से कर सकती है, समापन कर सकती है। दूसरा आता है आपका शिक्षा। तो मेडिकल कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है उसे और थोड़ा सा तकनीकी स्तर पर और थोड़ा सा गुणवत्ता के स्तर पर बढ़ाया जाए। विशेषकर शिक्षा में निवेश मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी शीघ्र जो है वो सीख पाए। तीसरा ये बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य की। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा पूर्ण रूप से निष्क्रिय है, तो आशा है उसमें निवेश किया जाए। एनआरएचएम एक ऐसा लौता मॉडल है जिसने इसको कहीं ना कहीं अपने कंधों पर संभाले रखा है और ये सफल भी हुआ है। इसी तरह का एक और नवीन कार्यक्रम चलाया जाए जो ग्रामीण स्वास्थ्य में और अधिक चिकित्सा में निवेश को आगे बढ़ाती है। दूसरी बात इसका निकल के आता है, भारत में निजी अस्पतालों में आज भी विदेशों से लोग आते हैं सेवाएं लेने। आसपास के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां तक कि मलेशिया, हांगकांग के लोग भी भारत में, चेन्नई में, दिल्ली में अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। लेकिन कहानी हुई कि निजी अस्पतालों का आगे लगातार बढ़ना और सरकारी अस्पतालों का लगातार पीछे खिसकना। तो आवश्यक है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतरी करने के लिए जितने भी राजनेता हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, कहीं ना कहीं वो सरकारी अस्पतालों की ओर झुकाव रखें। लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तित होगी और जब ये बड़े बड़े लोग इनमें इलाज कराने उन्हें देखेंगे तो सामान्य लोग भी या फिर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी इनकी ओर इशारा करेंगे या जाने का प्रयास करेंगे, जिससे इन्हें मजबूरी में भी अपनी सुविधाएं सुधारना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनको
और चीजें भी मिलेंगी। दूसरी बात अनुसंधान। तो अनुसंधान जो है वो एक प्रारंभिक श्रेणी है। अगर आप अनुसंधान में निवेश करते हो तो आपको बाद में समस्या के समय या फिर प्रयोग के समय या फिर जो बाद में दिक्कत आती है उसमें कमी होती है। तो अगर हम 2.5% का लगभग जीडीपी का हम अनुसंधान पर खर्च करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, तो हम जो 5% का कोशिश करते हैं जीडीपी का चिकित्सा में, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको टीका निर्माण में या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में या फिर अन्य जितने भी काम हैं जो अनुसंधान से संबंधित हैं कि बीमारी आई ना, ऐसा। इसका एक और इन्होंने कारण बताया है कि आप कैसे भी करके जो इनका प्रारंभिक स्टाफ है, जिसमें स्टाफ नर्स आती हैं, जिसमें आपके कंपाउंडर आता है, जिसमें आपकी वेन चलाने वाले या फार्मासिस्ट वगैरह आते हैं, तो डॉक्टरों का व्यवहार सामान्यतः इनसे सामंजस्यपूर्ण नहीं होता है। प्राथमिक उपचार को ये भली भांति रूप से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी डॉक्टर पर आश्रित है और डॉक्टर और इनमें दूरियां देखी जाती है। तो इनको आप अगर जितना प्रोत्साहन करेंगे, इनको आप जितना सम्मान देंगे, इनके प्रति आप जितना सद्भाव करेंगे, उतना जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। क्योंकि मरीज से फेस टू फेस यही रहते हैं, ज्यादा समय तक मरीज के पास यही रहते हैं। तो इस पूरे जो है घटनाक्रम को मैं आपको 10 लाइनों में एक बार और बता देता हूँ। हम समझना ये चाह रहे थे कि भारत में अगर स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना है तो क्या करें। तो लेखक ने ये बताया है कि सबसे पहले स्थिति बताई उसने कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना करके। फिर हमारे जो पॉइंट है वो क्या है, तो आयुष को संभालना। एक ग्रामीण क्षेत्र में एलोपैथी के लिए भी एनआरएचएम की तरह प्रोग्राम चलाओ। तीसरा ये बात करना चाहते हैं अनुसंधान की, पैसा इन्वेस्ट। दूसरी बात ये करते हैं कि नई जीडीपी का 5% कम से कम चिकित्सा में आप लगाओ। चौथी बात ये करते हैं कि बीमा को आप लेके आओ, जैसा आयुष्मान भारत आप लेके आए हो, चिकित्सा में बीमा की बिल्कुल आवश्यकता है, तो इसलिए आप बीमा को भी किसी प्रकार से चिकित्सा में जोड़ो। तीसरा आता है आपका मेडिकल शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा। पांचवा आता है आपकी प्राथमिक देखभाल करने वाले कार्यकर्ता, उनके लिए। और छठवा आता है आपका बड़े बड़े लोग जो निजी अस्पतालों की ओर जाते हैं उन्हें सरकारी अस्पतालों की ओर रुख करना चाहिए, जिससे डॉक्टरों की जिम्मेदारी बने। तो ये 2 टॉपिक हैं, इसे आप सुने और दिमाग को बढ़ाने की कोशिश करें। कल हम 2 किसी नए टॉपिक